हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जैक का पेपर हिस्ट्री जो 2024 में आया था। क्लास 12 का है। ये क्लास 12 का 12th जो 12वीं एग्ज़ाम 2024 में दिया था, उसमें 30 ऑब्जेक्टिव है। उसी का आज पेपर देखने वाले। इसमें मैं इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आने वाले जो संभावित क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो से बनेंगे। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं कैसा पेपर रहा था क्लास 12 का हिस्ट्री का 2024 वालों का। तो इसमें मैं 30 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, जैसा कि आप आगे भी देखेंगे वीडियो में। इस प्रकार यहाँ निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 नंबर के सब्जेक्टिव रहेंगे। तो सब क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दिया है 1 से 30 नंबर तक बहुविकल्पीय प्रकार होंगे। प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, एक सही विकल्प चुनना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फेमस सी पोर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज सिचुएटेड विच सिटी। यानी पूछा है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह जो लोथल किस राज्य में स्थित है। यानी वर्तमान भारत में पूछ रहा है, भारत के संदर्भ में। तो लोथल किस राज्य में स्थित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं गुजरात में लोथल स्थित है। इसी प्रकार आपको पूछ सकता है बनावली कहाँ स्थित है। इसी प्रकार आप लोगों को पूछ सकता है राखीगढ़ी कहाँ स्थित है। तो बनावली और राखीगढ़ी दोनों हरियाणा में है। जैसे कि कालीबंगा राजस्थान में है और गुजरात में धोलावीरा लोथल, ये 2 प्लेस हैं। इस प्रकार आप सब याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी, ताकि आप हर एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार मैं हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूँगा बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हिंदी में यही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र जो आज वर्तमान में इसे पटना कहा जाता है, जो बिहार की राजधानी है, और यह मगध समाज की भी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर होगा उदाईन। उदाईन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोग दोनों लड़े थे, जिसमें जीत बाबर की हुई थी और इससे मुगल वंश का स्थापना हुआ था और लोधी वंश जो था वो समाप्त हो गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? अशोक ने, सम्राट अशोक, जिसे आप जानते होंगे। यह नीति जो एक युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध की भीषण हुआ था, उसको देखकर अशोक के हृदय परिवर्तन हो गया था। उसी से अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया और इसमें धर्म का प्रचार किया शिलालेख पर। इसमें इसी को धम्म नीति कहा गया। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। निर्गुण शाखा मतलब होता है जिसमें ईश्वर एक माना गया है और ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी ओमनी प्रेजेंट, हर जगह ईश्वर हैं। तो इसके भक्ति के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन है? तो ये कबीर हैं, कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास आंसर होंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, हेवन संघ किसके दरबार में आया था। तो आंसर है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री था हेवन संघ, और जो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या पूछा है, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। तो किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर सी, तुलु वंश। तो जैसा कि आप लोगों को 2-3 फैक्ट बता देता हूँ विजयनगर के बारे में। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने करता था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की। जैसा कि आप देख सकते हैं हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी, जिसने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वज्रयान
ओ क्वेश्चन नंबर 9 है, वज्रयान किस धर्म की शाखा है? तो वज्रयान की धर्म की शाखा है, ऑप्शन नंबर ए होगा बौद्ध धर्म की शाखा है। तो वज्रयान, महायान और हीनयान में दो बौद्ध धर्म बट गया था। तो महायान पूजा मंत्र और ईश्वर पर विश्वास करता था, उसे महायान कहा गया था। और हीनयान जो पूजा और रीतियों पर विश्वास नहीं करता था, उसे हीनयान कहा गया था। तो महायान का ही एक हिस्सा है वज्रयान। जो वज्रयान है वही हीन महायान का हिस्सा है। तो यह कौन धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ये बोनापार्ट था जो विश्व का सबसे महान सेनापति कहा जाता था। इसी संदर्भ में भारत का सबसे महान सेनापति समुद्रगुप्त को कहा गया है। इसका उपाधि दिए थे किसने? वी स्मिथ ने दिया था भारत का नेपोलियन उपाधि। समुद्रगुप्त को उपाधि दिया था वी स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। उसी ने एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। और ईस्ट मतलब होता है पूर्व देश, यानी जो हम लोग इंग्लैंड के पूर्व में रहते हैं। तो इस कंपनी को अधिकार मिला था कि आप 20 वर्ष तक बिना किसी एकाधिकार मतलब होता है कि केवल आप ही वहाँ व्यापार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इस कंपनी के तहत ब्रिटिश लोग हमारे देश, यानी जो पूर्व देश हैं जैसे कि अभी चाइना है, भारत है, इस प्रकार हमारे पड़ोसी देश जितने हैं उसी अधिकार से आए थे अंग्रेज लोग व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन थे? सिद्धू कान्हू। और संथाल विद्रोह क्यों किया गया था? क्योंकि जमींदार लोग बहुत शोषण कर रहे थे लोगों पर, तो इसी कारण संथाल विद्रोह हुआ था जो 1856 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 में का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ? 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? तो यह मेरठ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर जैसा कि 14 आप देख सकते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? यानी ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई थी तो गतिविधि का प्रथम केंद्र कहाँ था? व्यापार करते थे उसके प्रथम केंद्र कहाँ था? तो प्रथम केंद्र सूरत था। डी नंबर ऑप्शन सूरत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था? तो किस राइफल में किया गया था? एनफील्ड में। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, एनफील्ड राइफल में चलाने से पहले कारतूस छीलना पड़ता था दांतों से। तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। इससे पता चला कि जो एनफील्ड या नामक बंदूक है उसमें गाय का चर्बी मिलाया जाता था। तो इसी से विद्रोह हो गया था 1857 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन नंबर सी होगा थॉमस मुनरो, जैसा कि आप देख सकते हैं। और रैयतवाड़ी व्यवस्था यह था कि रैयतवाड़ी में जो जमींदार होता था उसका समाप्त हो गया था। रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक किसान हो गया था। इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा था, जिसमें जो बिचौलिया जमींदार होता था, जमींदार लोगों से टैक्स वसूल करके अपने पास रख के और उसके बाद यानी देता था अंग्रेज़ों को। तो उसमें बिचौलिया को समाप्त कर दिया था, उसमें डायरेक्ट किसान से टैक्स लिया जाता था। इसी को रैयतवाड़ी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई? तो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई? आंसर है कलकत्ता में। यह व्यापारिक केंद्र था। यहाँ भी यह हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में हुई थी। जो व्यापार नियंत्रण किया जाता था फोर्ट विलियम से। इंग्लैंड के राजा के नाम इसे रखा गया था विलियम। तृतीय राजा था इंग्लैंड का, उसी के नाम पर विलियम रखा था, फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब किला होता है, विलियम का किला। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है, मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो मेघदूत के रचनाकार कौन है? बी नंबर कालिदास। कालिदास ने मेघदूत लिखा था। आगे बढ़ते हैं, इसमें यह संस्कृत का काव्य खंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? तो हम्पी को कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया? तो 1986, आंसर होगा 1986। जैसा एक क्वेश्चन फ्यूचर ईयर क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि आप लोग धोलावीरा पढ़ते हैं, तो धोलावीरा पूछ सकता है, धोलावीरा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुआ? तो धोलावीरा कब शामिल हुआ आप लोगों को पता है? धोलावीरा 40वां स्थल था भारत का, और यह शामिल हुआ 2021 में। 2021 में धोलावीरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका अर्थ होता है यूनेस्को का अर्थ और मीनिंग, फुल मीनिंग। तो यूनेस्को जो जो प्रसिद्ध स्थल होता है उनको अपनी सूची में शामिल करता है, यानी जो देश का, हमारे देश में अभी 44 धरोहर स्थल हो चुके हैं, तो इन सभी स्थलों को चुनकर उसको संरक्षण दिया जाता है और उसमें पर्यटन को महत्व देकर उसका विकास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? आंसर है मोहनजोदड़ो। 20 नंबर ए मोहनजोदड़ो है, 20 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ते हैं। पूछा है, हु इज द फंडामेंटल ऑथर ऑफ द रामायण, यानी रामायण का मौलिक लेखक कौन है? मौलिक लेखक कौन है? तो वाल्मीकि हैं, जैसा कि आप लोग ये आंसर जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज नॉन एज द रिवोल्ट और इन संथाली लैंग्वेज, यानी संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हुल। जो संथाली विद्रोह हुआ ना था, उसी समय इसको संथाली हुल कहा जाता था। संथाल में विद्रोह को हुल कहा जाता था। तो यह प्रचलन 1856 में जब संथाल विद्रोह हुआ था तभी हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब की बार 23 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना जैसा कि आप लोग जानते होंगे 1885 में हुए थे। उसकी पहले अध्यक्ष थे व्योमचंद्र बनर्जी, और सबसे अधिक बार यानी 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर व्योमचंद्र बनर्जी होगा, लेकिन दादा भाई नौरोजी सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बना पाइए, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? R37 एक कब्रगाह है। इसी में ऐसे पता चलता है कि सभ्यता के बारे में कि जब हड़प्पा सभ्यता से था तो वहाँ लोगों को जहाँ दफनाया जाता था उसी को R37 कहा गया है, और यहीं लोगों को दफनाया गया, जिससे आज हम लोग को साक्ष्य मिलता है, उसके विषय में जान पाते हैं कि लोग वहाँ कैसे रहते थे, क्या करते थे, उसी साक्ष्य से पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? क्वेश्चन नंबर है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर डी, मोरक्को से आया था, और यह 1334 ईस्वी में आया था, यह जब मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि इब्न बतूता का किताब का नाम क्या है? तो आप लोगों को क्या मारना है? रहेला, जिसको उल रहेला कहते हैं। और यह भी पूछ सकता है कि अलबिरूनी का किताब का नाम क्या है? तो अलबिरूनी का किताब का नाम है किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। इन सब दोनों ये विदेशी यात्री थे जो भारत भ्रमण के लिए आए थे। इब्न बतूता को चीन भेजा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चीन भी भेजा गया था, और इसे न्यायाधीश भी, काजी भी बनाया गया था इब्न बतूता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो साबरमती का संत किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी को साबरमती का संत इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि महात्मा गांधी जी ने 1917 के बाद अपना जीवन अधिकतर समय साबरमती आश्रम में बिताया, और यहीं से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था जो 1930 में हुआ था।
इसीलिए साबरमती का संत महात्मा गांधी जी को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाऊं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 2025 के भी क्वेश्चन मैं एक साथ कंबाइंड लिख करके ले आऊँगा अगला वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करें तो मैं अगला पार्ट ले आऊँगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल और चित्तरंजन दास दोनों थे। मोतीलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो इन्हीं दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो किसने जारी किए? इंडो ग्रीक्स वंश ने, यानी इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी के क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन और विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो यह हिंद स्वराज में पुस्तक है, इंडियन होम रूल, यानी इसमें गांधी जी के विचारधारा दर्शन इन सब के विषय में गांधी जी का यह अपने से लिखा गया पुस्तक है। गांधी जी ने इस पुस्तक को अपने से लिखा है। इसमें बताया गया विचारधारा और दर्शन के विषय में। और 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? आंसर सी होगा राखी गढ़ी। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। जो सेक्शन ए है, जो 2 नंबर का के क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है, इसका मैं मौखिक आंसर बता देता हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हैं? तो साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक और विदेशी यात्री का स्रोत है। जैसे कि साहित्य में हम कह सकते हैं वेद पुराण और जो साहित्य हैं उसी से, और पुरातात्विक में जैसे अभिलेख सिक्के इन सब से पता चलता है। और जो विदेशी यात्री, कुछ विदेशी यात्री आए थे जैसे फाहियान, मेगास्थनीज, इन सब ने किताब लिखा है, उनसे हम पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को छोटा एक लाइन में आंसर लिख देना है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 32 है, लॉन्ग क्वेश्चन का। भारत में कौन से 2 प्रांत 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे? कौन से 2 प्रांत बांटे गए थे? तो ये बंगाल एवं पंजाब। जो बंगाल वर्तमान बंगाल है उसमें 2 हिस्सा हो गया था। एक तो जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम था उसको जो आज वर्तमान बांग्लादेश है वो बना गया था, यानी जिसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। दूसरा पंजाब था, पंजाब जिस अब पाकिस्तान बन चुका है, उस प्रकार विभाजन किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट, जो पाकिस्तान में अभी वर्तमान में है, और ये 1542 में हुआ था अकबर का जन्म, 15 जनवरी 1542 को। तो आप लोग यही वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं अगला पार्ट में आगे क्वेश्चन जो बचे हैं, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, मैं अगला पार्ट में एक सभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर बना के दूंगा। तो आप लोग अगला पार्ट के लिए कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।